अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com। alicoachingacademy.com में वेलकम। अच्छा, जो लोग हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो alicoachingacademy.com वेबसाइट पे हमें फॉलो कर रहे हैं और जो कोर्स हमने बनाया है, वो कोर्स जाके हर एक लेक्चर देखता है और आखिर में जाके वो जो कोर्स है यानी जो लेक्चर है, उसकी की पॉइंट्स लिखता है नीचे और वो आखिर तक यानी कोर्स पूरा करता है। तो कोर्स के आखिर पर उसके लिए एक बम्पर प्राइज़ हमारी तरफ से, एक मुकम्मल प्राइज़ उसके लिए 20,000 रुपीज़ यानी 20,000 रुपए आपको हम प्राइज़ देंगे और या 20,000 रुपए के साथ-साथ शायद हो सके मैं आने वाला प्रीमियम कोर्स आपका लिए वो भी फ्री कर लूँगा। लेकिन याद रखना, अगर आप alicoachingacademy.com पे हमारे साथ रहें, तो आपके लिए ये सब मौके हैं। और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसके लिए हमारी जो बुक्स हैं सारी की सारी alicoachingacademy.com यानी अली सीरीज़ बुक्स जितनी भी हैं वो आपके लिए फ्री होगी। अच्छा, हम आज बात करेंगे अबाउट बेंज़ीन। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट पार्ट है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑफ कोर्स इसको हम 3 में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, दूसरी रिएक्शंस और आखिर में जो ओरिएंटेशन वगैरह है वो पढ़ेंगे। तो 3 इसके हमारे लेक्चर्स होंगे। उसकी एक वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि अलग-अलग हैं, तो आपको अलग-अलग लेक्चर में मिले या अगर आप अलग-अलग देखना चाहते हैं, तो आपको अलग-अलग, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, alicoachingacademy.com वेबसाइट पे जाना है, 100 डेज़ चैलेंज वाली जो कोर्स है, उसको क्लिक करना है और जाके उसके एक-एक वीडियो को देखना है और उसकी वीडियो के नीचे वो आपको पता है उस तरह आता है ना कि कंप्लीटेड या फिनिश्ड जो भी है, वो आपने करना है और नीचे कमेंट्स में आपने कमेंट लिखने हैं और वो सारी चीज़ें लिखनी है जो वीडियो में है। मेन की पॉइंट, सारे नहीं, की पॉइंट्स 5, 6, 10, 8, 10 जितनी भी है वो आपने लिखने हैं, ठीक है? हम इंतज़ार करेंगे आपकी की पॉइंट्स का और आप इंतज़ार करें अपने प्राइज़ का। तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, कोर्स भी आपका खत्म और फ़ायदा भी आपका। तो चलो हम बात करेंगे अबाउट बेंज़ीन। पहले फ़ॉर्मूला क्या है? तो फ़ॉर्मूला इसका है C6H6। जो फ़ॉर्मूला है C6H6 ये इसका है मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला और इसके मुताबिक ये है 78 AMU। अच्छा, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला, वो है एम्पिरिकल फार्मूला इसका है CH और ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये है C यानी 12 और 1 13 यानी 13 AMU। अच्छा देखो, बेंजीन जो है वो सबसे पहले जो वेजिटेबल ऑयल से डिस्कवर किया गया था उनका नाम था माइकल फेरेडे। ये माइकल फेरेडे था और फिर जाके 20 साल बाद कोल ठार में फिर हॉफमैन ने देखा और फिर इस तरह ये दुनिया में आया। लेकिन अब ये जो बेंजीन है ये चूंकि इसको हम कहते हैं अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो, लेक्चर को देखिएगा, हमने इस चैप्टर की शुरू में और जो इससे पहले वाली चैप्टर है उसके एंड में हमने क्लासिफिकेशन की थी। उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं साइक्लिक और दूसरे होते हैं नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक, या इसको ओपन चेंज भी कहते हैं, ए साइक्लिक। ये जो साइक्लिक हैं फिर दोनों फर्दर डिवाइडेड है, एक होमोसाइक्लिक में और हीट्रोसाइक्लिक में, ठीक है, या होमोन्यूक्लियर वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद फर्दर डिवाइडेड है किस में, एक हमारे पास होता है अरोमेटिक और एक होता है नॉन अरोमेटिक। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेंजीन इज द पार्ट ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो बेंजीन या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एनीवेज, इसका जो नाम है अरोमा, ये इसकी खास पिक्यूलियर स्मेल की वजह से है, क्योंकि बेंजीन या बेंजीन की तरह जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, इनकी खास स्मेल होती है, इसी वजह से इनको अरोमेटिक कहा जाता है, ठीक है? तो बेंजीन अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फार्मूला था, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, आप अगर आपके पास 4th एडिशन है या एडवांस एडिशन है तो आप ये बुक अपने पास रखिएगा और ये आपके पास होना चाहिए पेज 304। बेंजीन, तो आपको दिया है कि इसका फार्मूला क्या है और फार्मूला वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। तो आप जाके केमिस्ट्री में पॉकेट पेज नंबर 306 456 आज हम पढ़ेंगे। ये वाला जो है ये आपके पास होना चाहिए। यू मस्ट हैव द केमिस्ट्री इन माई पॉकेट बुक विद यू। ओके ओके मेरे बच्चों, हम बात कर रहे हैं जनाब इसका। देखो, बेंजीन जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है, देखिए ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन जो फार्मूला है वो है C6H6। ये फार्मूला हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इनको सिंपल करो तो 1/1 to 1 आता है, ठीक है?
इसका मतलब ये है कि इसके में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो सेम है, हालांकि बाकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं है। अगर आप अल्केन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया अल्केन, तो अल्केन जब आप लेते हैं, अल्केन में एक कार्बन के लिए यानी ये देखो 6 कार्बन है, तो उसके लिए 14 हाइड्रोजन है, यानी 6 दूने 12, इसको आप डबल भी करें ना, 6 दूने 12, इसका मतलब डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है। अच्छा, हम अल्कीन देखते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब हम अल्कीन में देखते हैं तो हमारे पास ये 6 होते हैं, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये तकरीबन अल्कीन में ये डबल हाइड्रोजन होते हैं, डबल। और जो अल्काइन है, अल्काइन, अल्क वाइन, अल्काइन में सी और एच का जो फर्क होता है वो डबल से 2 कम होता है, लेस देन डबल, कितना, 2, 2 लेस देन डबल, यानी डबल से 2 कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम कहते हैं कि ये, अब देखो इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई आपके पास केमिस्ट्री में पॉकेट बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक आपके पास हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, और यहाँ जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज टू गो टू द केमिस्ट्री में पॉकेट बुक, और फिर यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाएं, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट आपको मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बजाय इसके कि आप हर चैप्टर में जाए अलग अलग पढ़ें, आप जाके इसको एक टेबल, आपको इधर टेबल मिलेगी, एंड दैट टेबल इज ऑन द पेज, कौन सी पेज है, कौन सा पेज है, पेज है 255, 6, 6, 7 वगैरह जो पेजेस हैं, वहां पर आपको ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अमीन, एल्डिहाइड, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज वहां पर मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप अपने साथ लिखिए, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड दिस टू हियर, यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर आप इसको ऐड करें। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पॉकेट बुक आपके नोट्स भी हैं, आपको जहां पर जरूरत है बस जाके उसके अंदर लिखें, और नहीं है तो आप अलग नोट्स बना सकते हैं, एंड दे विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा, हम आते हैं जनाब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की तरफ। सबसे पहले जनाब स्टेट क्या है, तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड है। स्मेल क्या है, तो स्मेल के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है कि इट हैज अ पिक्यूलियर स्मेल, इसी की वजह से इसको अरोमा, अरोमा उस स्मेल को कहते हैं, पिक्यूलियर स्मेल। तो वो अरोमा, अरोमा लफ्ज नहीं है, ये इसके लिए है कि एक खास स्मेल है उसकी वजह से है, और इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग टेस्ट है, बर्निंग टेस्ट है। देखो इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले आते हैं सॉल्युबिलिटी। याद रखना सॉल्युबिलिटी की हम जब बात करें ना, याद रखना ये इनसॉल्युबल जो ऑर्गेनिक बाकी चीजें होती हैं, सॉरी, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो दे आर इनसॉल्युबल। बेंजीन चूंकि लिक्विड है और इसमें आपने पोलर कंपाउंड डाले, तो ये क्या है, ये सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा जो फैट्स है एंड रेजन्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें आप फैट्स लें, रेजन्स लें, इसके अलावा और भी ऐसे हैं जैसे सल्फर है, आयोडीन है, वगैरह वगैरह, ये इसमें सॉल्युबल होते हैं। आते हैं इनफ्लेमेबल है, दिस इज हाईली इनफ्लेमेबल। और यह एक और चीज है, हम कहते हैं ना इट हैज स्मोकी फ्लेम, स्मोक इसमें ज्यादा है, स्मोकी फ्लेम। स्मोकी फ्लेम का मतलब ये है ना कि ये ब्लैकिश, ब्लैक होता है, ब्लैक, ब्लैक स्मोक ब्लैक की तरह क्यों है मैं उसकी बताता हूं आपको। दूसरी बात ये है कि स्मोकी फ्लेम है, तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लेते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैं उस कंपाउंड को, जो भी कार्बन मैं लेता हूँ ना C6H6, और इसको आप जलाओ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये आपको दो चीजें देगा, एक आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये रिएक्शन अपने दिल, दिमाग, जिगर, पेपर हर जगह लिखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओगे, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, ये दो चीजें मिलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं जनाब, आप बेंजीन को जलाएं फॉर एग्जांपल, हमने ये रेशो एक निकाला, हमें पता चला कि बेंजीन वो वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स में कि जिनमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा है। अब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल आती है तो वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये गैस बन गई,
और ये जाती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी तो हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अब इसको कम ऑक्सीजन चाहिए, इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब जिस कार्बन को ऑक्सीजन ना मिले तो कार्बन सूट के फॉर्म में है। ये क्या होता है? ये कार्बन सूट सूट की फॉर्म में, यानी कार्बन ब्लैक फॉर्म में वो जाके उसमें ऊपर जाता है, इसलिए ये ब्लैक है। इट हैज अ सूटी फ्लेम, और हम कह सकते हैं इट हैज अ स्मोकी ब्लैक फ्लेम, ये स्मोकी फ्लेम। ये सूट या सूटी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये प्योर कार्बन के लिए है, ये कार्बन होता है। यानी ये देखो, ये तो हमारे पास रिएक्शन है ना, लेकिन हमारे पास असल में बनता ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस H2O। ये है, ये जो कार्बन है इसी वजह से ये फ्लेम क्या होता है, ये सूटी फ्लेम होता है, ये ब्लैक फ्लेम होता है। अब इसको जलाओ, ब्लैक सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि कार्बन जाके ऊपर हर जगह लग जाएगा। तो देयरफॉर वी से दिस इज अ सूटी फ्लेम। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अच्छा, एक और चीज इसके बारे में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैक्सिमम जो होते हैं ना, याद रखना, वो टॉक्सिक होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये मैं आपको एक बताऊं, एक मिनट। कार्सिनोजेनिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। आप लेंगे ना, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्स होते हैं और जो बुड्ढे होते हैं जो लैब में काम करते हैं, अब तो खैर चेंज हो गया, लेकिन पुरानी की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम ऐसे होते थे जो कार्सिन, उनको कैंसर हुआ करता था। नंबर एक। नंबर टू, कैंसर नहीं है तो उनके लंग्स खराब हो जाते थे, लंग्स नहीं तो उनको और इनफर्टिलिटी के मसाइल होते थे, फर्टिलिटी के मसाइल होते थे। ठीक है, या आपको पता है ना, दो चीजें होती है, या हाइपर या हाइपो। तो उनके जो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था, या तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था और या बहुत हाइपो हो जाता था। ये बहुत मसला था। ये क्यों था? ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनहेलेशन की वजह से। थोड़ा बहुत इनहेल करेंगे कुछ नहीं होता, लेकिन डेली इनहेल करोगे ना तो डेफिनेटली अंदर कोई मसला होगा, या तो कैंसर, या लंग्स, या कोई और आपको रिस्पिरेटरी डिजीज, या इनफर्टिलिटी। ये चार ऐसी चीजें थी जो ऑलमोस्ट 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्स में ये बीमारियां पाई जाती थी। अब जो मॉडर्न केमिस्ट्स हैं जो ख्याल रखते हैं, पहले तो लोग ये भी बुरा समझते थे कि वो मास्क पहने, लेकिन थैंक्स वेरी मच टू दिस कोरोना कि अब मास्क लगाना एक वैसी ही एक वो हो गया है, मतलब ये लोग अच्छा समझते हैं। पहले मास्क लगाना लोग ऐसे समझते हैं जैसे कोई बीमार आ रहा है। वैसे लैब में काम करते हुए मास्क भी नहीं पहनता था, उनको बुरा लगता था कि ओहो मैं मास्क पहनूंगा ऐसे। लेकिन थैंक्स वेरी मच टू दिस कोरोना कि इसके साथ ही हो गया। अक्सर हाथों में कुछ इस्तेमाल नहीं करती, हाथ में जो ये केमिकल्स लग जाते हैं वो जाके फिर कैंसरस होता है। ये सारी मसाइल इस लैब के अंदर काम करना और जो मतलब एहतियात बेहतियाती करके काम करना, उसी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। एनीवेज, तो टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। एनीवेज, मैंने दो चीजें छोड़ी थी, एक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका कम है। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? इसका है 5.53 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो है ना, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये हम कहते हैं भाई ये 80 से थोड़ा ज्यादा नहीं, 80.09 है। ये एग्जैक्टली है 80.09 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बुक्स में 80 लिखा है, तो बस 80 ही आपको याद होना चाहिए, या इंटी टेस्ट के लिए आपको 80 ही याद होना चाहिए। ये लेक्चर्स 100% आपकी इंटी टेस्ट को कवर करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोविंस, किसी भी टेक्स्ट बुक, कहीं से भी आप हैं। दिस इज नॉट फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक, ठीक है। बाज जो आप लेक्चर्स देखते हैं वो आप स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल पंजाब से बंदा है तो सारा पंजाबी कवर करता है, या ज़्यादा ज़्यादा फेडरल, या फेडरल होता है तो फेडरल ही कवर करता है और कुछ ना कुछ पंजाब के ऐड करता है। हमारे लेक्चर्स किसी भी सूबे, किसी भी टेस्ट के लिए, किसी के लिए भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर कंट्राडिक्शन आती है तो मैं आपको क्लियर कट कहता हूं भाई ये कंट्राडिक्शन है, फला बुक में ये है, फला बुक में ये है, फला बुक में ये है। बुक को तो छोड़े, फिर जो टेस्ट देना है उस टेस्ट के मुताबिक आपने यही लिखना है, ये लिखना है, यही लिखना है। एनीवेज, ये हमारे पास था क्या, द स्ट्रक्चर, सॉरी, द डिटेल्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखो, दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा और आगे फिर हम बढ़ते हैं। वो ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद आती हैं कि हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि देखो, जब हम अल्केन लेते हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, अल्केन में हम लेते हैं, ये अल्केन है, तो अल्केन में हमने कहा कि जो कार्बन होता है, हम कार्बन की बात करेंगे पहले, कार्बन की बात करेंगे तो 6 कार्बन के लिए 14 हाइड्रोजन होते हैं, 6 के लिए 14। यहां पर हम कहते हैं ना 6, सब 6 लेते हैं तो आसान हो जाएगा, यानी 6 के लिए 6, बेंजीन की 6 कार्बन के लिए, यानी 6 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन।
फिर अल्केन में 6 कार्बन के लिए 14 हाइड्रोजन, अल्कीन के लिए 12 हाइड्रोजन, और जो अल्काइन है उसके 6 के लिए 10 हाइड्रोजन। इसका एक रेशो हम निकालते हैं। तो यहां पर रेशो निकाल के आपके पास हो गया 1, यानी 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। लेकिन लेकिन जब हम इसकी बात करें ना अल्केन की, तो अल्केन की इसको हम मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.43। इसका रेशो क्या आता है 0.43, और इसमें कार्बन का रेशो सबसे कम है, क्योंकि यहां पर रेशो 0.5 है। चेक हम 6 2 12 1.2 यानी 0.5 हो गया। लेकिन ये 1.2 से कम है। ये क्या है? ये 1.2 से कम है, तो इसको हम लेते हैं तकरीबन 0.6। ये हमारे पास 0.6। इसका मतलब ये हुआ, यानी मेरा मतलब ये है कि हम 6 2 12 आता है ना, 1 पॉइंट समथिंग आता है, कम है यहां पर, तो मतलब एज अ होल नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी कार्बन की तादाद ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम जो रेशो ऑफ कार्बन चाहिए वो मतलब जो है अल्काइंस में वो 0.6 है, लेकिन बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो 1 है। फिर आप उसको उल्टा करते जाएं तो यहां पर हाइड्रोजन जो है ना रेशो में 2.33 आता है। 2.33 या 2.34 तकरीबन है, लेकिन 2.33 है। यहां पर आप देखिए ना 0.5 है तो ये 2 होगा, डबल डबल है ना। इसका मतलब ये डबल से कार्बन थोड़ा सा ज्यादा है कि कम है? यहां पर हमारे पास आता है 1.67, 2.33 टू 1.67, और यहां पर 1 है। ये 1.67 इज द मैक्सिमम यहां पर, यानी इतने हाइड्रोजन और इतना रेशो में कार्बन यहां पर क्या है, और बेंजीन में 1 है। इसी से को लेके हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हम करेंगे आज, और आपने हमारे साथ रहना है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमारी बुक में एक दिया है, वो है MOT के बेस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेस पे। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप जानते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है ऑफ बेंजीन उसको हम दो अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरेज को लेके, और दूसरा क्या है वो है MOT। इन दोनों के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तकरीबन स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। वैसे अगर आपको एमडीकैट या किसी भी एंटी टेस्ट के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि भाई एक्सरे के बेस पे है कि एमओटी के बेस पे है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इधर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। एनीवेज एक्सरे की हम बात करते हैं तो भाई एक एक देखो, बेंजीन हमने बनाया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। पहले आप इसको देखिए, क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत मुझसे वो हो गया तो वो आप देखिए, लेकिन ये सब यार ये बिल्कुल एक जैसा है। मुझसे गलती हुई तो इग्नोर करें आप, ठीक है। देखो एक्सरे क्या कहता है, एक्सरे ये कहता है कि दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर। लफ्ज को देखिएगा, अच्छा क्या कहता है। नंबर 1 ये कहता है ये रेगुलर है, हेक्सागोन है, और हेक्सागोनल है, और रेगुलर हेक्सागोनल प्लानर है, रेगुलर हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर है। अब इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। देखो रेगुलर का मतलब ये हुआ कि भाई देखो इसके तमाम जो बॉन्ड्स है ये और ये जो हाइड्रोजन है जितनी भी है ये सब के सब बराबर है। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सब बराबर है। हेक्सागोन आप जानते हैं भाई 6 कोने हैं, 6 कॉर्नर्स हैं। प्लेनर का मतलब ये हुआ कि एक ही प्लेन में ये सारा का सारा है। दो बातें और, ये जो है ना इसका जो एंगल है, ऑल द एंगल्स हियर, ऑल जितने भी एंगल्स हैं, ऑल द एंगल जितने भी एंगल है, चाहे ये है ये है ये है, ऑल द एंगल्स आर, एंगल्स कितने हैं, एंगल्स वो है 120 डिग्री। कितनी है, 120 डिग्री। अच्छा हमारे पास दो बांड्स है, एक कार्बन का कार्बन के साथ बांड है, ये वाला बांड है ये, और एक बांड है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बांड है। देखो इस बांड के बारे में ये है ना कि अगर कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बांड है तो 154 पिकोमीटर है, कार्बन का कार्बन के साथ डबल बांड है तो 134 पिकोमीटर है, कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल, ट्रिपल की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल एंड डबल की बात है। तो कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बांड 154 होना चाहिए, लेकिन डबल बांड 134 होना चाहिए। लेकिन ये ना 134 है और ना ये है, बल्कि ये 139.7 डिग्री है, सॉरी पिकोमीटर है। ये 1 पॉइंट, ये
या एंगस्ट्रॉम में हम इसको ले सकते हैं 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये 109.5 डिग्री है, सॉरी पिकोमीटर, माय मिस्टेक, पिकोमीटर है, या 1.095 एंगस्ट्रॉम है। ये हमें बताया किसने? ये हमें बताया एक्स-रेज ने। उन्हीं बातों को कंफर्म करने के लिए हम फिर एमओटी का सहारा लेंगे, क्योंकि वही बात थी, उसमें कोई कुछ नया नहीं है। अब कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता चल गया, और कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, वो तमाम एक ही प्लेन के अंदर है, प्लेन कोई नया नहीं है, एंगल है, तमाम एंगल जितनी भी है वो 120 है, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो 139.7 पिकोमीटर है। इनको कहते हैं रेगुलर हेक्सागन साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? रेगुलर हेक्सागन साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये है रेगुलर हेक्सागन साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने ये भी साथ में ऐड करूं, साइक्लिक, ये एक्स-रे ने बताया। ठीक है, अब ये तो वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं किसकी तरफ? एमओटी की तरफ। एमओटी क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एमओटी स्ट्रक्चर। जो एक्सप्लेन करते हैं हम, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। देखो, हम ये कहते हैं ना बेंजीन ऐसा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ये कहते हैं, ये कार्बन, ये देखो मैं पहले इसको बनाऊं ऐसे और ऐसे, यहाँ पर कार्बन और यहाँ कार्बन, कार्बन और कार्बन, फिर आके इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो, अब यहाँ में पता है यहाँ डबल बॉन्ड है, ये मुझे लगता है कि बॉन्ड मेरे मुझे थोड़े से कम बनानी चाहिए थी, ये इतनी से, सॉरी फॉर दिस। ये हो जाएगा ऐसा, ये फिर भी तकरीबन बराबर से थोड़ा सा कम है, लेकिन एनीवेज जो भी है वो है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है। अब गौर से देखना, बेंजीन के अभी हमने क्या कहा, एक्सरेज के मुताबिक हमने कहा कि ये रेगुलर, ये लफ्ज याद होना चाहिए आपको, क्या कहा हमने? वो हमने कहा कि ये रेगुलर रेगुलर साइक्लिक प्लेनर हेक्सागोनल, ये बताया था एक्सरे स्टडीज ने। एक्सरे स्टडी ने हमें इसके बारे में बताया कि ये क्या है, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है। अब इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। हमें एमओटी की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ना कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन के हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की बात हम नहीं करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। देखो हमारे पास ये है ना, ये होता है sp2, यानी कार्बन इन, याद रखना, कार्बन इन बेंजीन, हर एक कार्बन की बात करूं, अच्छा, इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडेशन किसे कहते हैं? sp2 हाइब्रिडेशन हम इसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास sp2 हाइब्रिडेशन है, ये नहीं है, ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा है, ये ऐसा, ये हो गया। यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा, और यहां पर स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा। अब गौर से देखना, अब ये हमारे पास जो बनाना, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है? देखो, यहां से हम शुरू हो गए, यहां, फिर यहां आए, और यहां, ये तीन जो है ना, ये 120 डिग्री है। ये कितना है? 120 डिग्री। ये कितना है? 120 डिग्री। दिस होल इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, राइट? फिर ये जो हम लेते हैं ना, ये वाला, ये कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाता है ऐसा, ये बनाता है ऐसा, और ये बनाता है ऐसा। फिर ये जो कार्बन है, ये बॉन्ड बनाता है ऐसा, फिर ये बॉन्ड बनाता है ऐसा, और ये बॉन्ड बनाता है ऐसा। अब देखिए, सारे के सारे नहीं है, जितने भी हाइड्रोजन मैंने दिए हैं, ये हाइड्रोजन सारे के सारे, ये sp2, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हम कहते हैं sp, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये होता है s, सॉरी sp नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, ये है s, ये है sp2, और ये है s, ये ऐसे हाइड्रोजन ये बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब इन सबको देखेंगे, ये हम ये कहते हैं ना, कार्बन कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंगल कितना है? एंगल 120 डिग्री है। तमाम एंगल्स चाहे जो भी आप लेंगे, यहां से ये बाण बनाता है, यहां ये बाण बनाता है, यहां ये बाण बनाता है,
इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, इधर से ये बॉन्ड बनाएगा, इधर ये, फिर जाके इसके साथ ये और ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अब ये सारा का सारा क्या है, ये है एक प्लेन के अंदर है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे के सारे, गौर से देखना, ये सारे के सारे ये एक ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल सब सारे के सारे क्या है, प्लेनर है। हम कहते हैं भाई सारे के सारे एक प्लेनर है, लेकिन छोंके टोटल मिलके हमें क्या देता है, एक हेक्सागोनल देते हैं। क्या देते हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देते हैं। तो भाई हमें पता चला कि क्या है, हमारे पास ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120 एंगल, ये हमें इसने दिया। अब ये जितना भी हमने ये बनाया, देखो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो बात हमने की नहीं, ये वाली, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स है, और सिग्मा बॉन्ड से ये सब कुछ बना है, ये वाला, इसके लिए इसको हम कहते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क। क्या है, सिग्मा फ्रेमवर्क। देखो अब अगर मैं ऐसा करूं ना, इसके साथ मैं पाई फ्रेमवर्क बनाना शुरू करूं, पाई फ्रेमवर्क, यानी ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। बेंजीन को हम ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ऐसा। देखो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है, हमने कहा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp2, sp2 है, तो इसमें एक p अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास तीन किस्म का होता है, p यानी p ऑर्बिटल्स होते हैं p सब शेल में, px, py और pz। अब देखो px, py और pz है, तो हम कहते हैं ना कि अगर इसके साथ हम s मिलाएं और sp2 बनाएंगे तो ये हो जाएगा spx, spy। ये pz नहीं है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। ये सारे के जाके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या करेगा, ये जाके पाई बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। अब यही नहीं है, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये जनाब कि ये ऐसे, ये हर एक में होता है, तमाम कार्बन जितनी भी है ना, हर एक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो अब आप कहेंगे सर कि जहां पर, ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन जहां पर क्या है, जहां पर पाई बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहां पर पाई बॉन्ड है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, फिर ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है, और ये ओवरलैप करेंगे, ये हो गया। लेकिन होता ये है ना, आपको पता है कि हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर, दीज आर डीलोकलाइज्ड। क्या होते हैं, लेकिन तो ये फैल जाते हैं तमाम बेंजीन रिंग में। जब फैल जाते हैं ना, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, ठीक है, यहां पर ये इसके साथ, ठीक है, फिर ये जो है, ये नीचे वाले इसके साथ, ये इसके साथ ऐसे, ये इसके साथ ऐसे। अभी पूरा का पूरा ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा, ठीक है। तो हर पाई के साथ, कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी होते हैं और जाके अबव एंड बिलो द एक्सिस होते हैं। ये क्या है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसे होते हैं, मैंने दो और दो बनाई, इसका मतलब नहीं कि चार है, ये दो हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे दोनों होते हैं, इसलिए हम ऐसे को ऐसे लिखते हैं। एनीवेज ये हमारे पास आया क्या, इसको हम कहते हैं सिग्मा, सॉरी पाई फ्रेमवर्क। वो क्या था, वो सिग्मा फ्रेमवर्क। ये दोनों सिग्मा एंड पाई, ये हमें क्या बताता है, हमें ये बताते हैं ना कि आपको मैंने एक बात पहले बताई थी, हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इनकी जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था जहां रेजोनेंस होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस, देखो ये रेजोनेंस है, ये क्या है, रेजोनेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें बताता है कि जो जो बेंजीन है, दिस इज वेरी वेरी मच स्टेबल। ये इंग्लिश का लफ्ज है सिर्फ, वेरी वेरी मच स्टेबल, ये इंग्लिश का लफ्ज है, लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर लिखते हैं दिस इज एक्सटेंसिवली स्टेबल, एक्सटेंसिवली स्टेबल, ये बहुत स्टेबल है। Why? Because of this delocalization, because it has extensive, किसकी वजह से, जितने ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगी, एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिलोकलाइजेशन है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्टेबिलिटी की रीजन बताए, so this is actually the reason. The reason for stability of benzene is डिलोकलाइजेशन। भाई डिलोकलाइजेशन होती है उतना वो स्टेबल होता है।
अब हम कहेंगे स्टेबिलिटी क्या है, गौर से देखना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा ना, मैंने ये कहा, गौर से देखना ये इस बात को, ये देखो मैंने ये कहा कि भाई ये देखो यहाँ पर एक पाई बाण है। पाई बाण का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये डीलोकलाइजेशन है। ये क्या है, ये डीलोकलाइज। अब ये जो डीलोकलाइजेशन चीज होती है ये हमारे पास होता है, ये डबल बाण है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द एक्सिस है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस पर अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल ये असल में होता ऐसा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये निशान बनाते हैं, लेकिन आता इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये अटैक करेगा, ये यहां पर है, तो जब अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा तो जब अटैक करेगा, ये मैंने गलत बनाया, ये इस तरह होना चाहिए लेकिन ये अटैक करता है वो जाहिर करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एकदम इधर आ जाते हैं, ये वाले इधर और ये वाले इधर आ जाते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, एक नाम है इस प्रोसेस का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये जो इधर इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनको डीलोकलाइजेशन कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन इन विच दिस थिंग अकर्स, हम इसको कहते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट द रेजोनेंस। अच्छा, व्हाट इज रेजोनेंस? तो आपने बहुत सारे ऐसे इसके डेफिनेशन देखे होंगे, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स फॉर अ सिंगल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना कि तमाम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सके, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर तमाम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? इसलिए हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच मेनी स्ट्रक्चर या मोर स्ट्रक्चर्स, एक्चुअली मोर स्ट्रक्चर्स आर रिटन आर मेड और ड्रॉन, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके लिए बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर ए कंपाउंड कि जो जाके उसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन कर सके। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, दिस इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर रिटन फॉर दिस कंपाउंड, जो क्या करता है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सप्लेन्ड। ठीक है, हम ये कहेंगे, ये मैं सिंपल आपको बताता हूं, इतना मुश्किल नहीं है। हम ये कहते हैं दिस इज द फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग many structures for one organic compound to explain electronic अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उससे। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, लेकिन इधर मसाइल आते हैं। क्यों आते हैं मैं बताता हूं आपको अभी, अब आप समझ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जब ये क्या है, ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये तो फैले हुए हैं ना, हमने इसलिए बनाए हैं। हालांकि असल में क्या होता है, असल में ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर होते हैं और नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होते हैं हमारे पास ऑफ एन एटम विद इन द मॉलिक्यूल, ये एटम है और ये एटम है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो है स्कीम है, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट। तो हम मॉलिक्यूल के अंदर उस पेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वो प्रोसेस है जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर तो आपको देता है, लेकिन उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज आपको बताता है। डी लोकलाइजेशन होती है, और आप डीलोकलाइजेशन जानते हैं भाई, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन मीन एक्सटेंसिव स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि बेंजीन है। एक दो स्ट्रक्चर्स में बनाऊंगा, किक्योल स्ट्रक्चर एंड डेवर स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला किक्योल की बात करते हैं। किक्योल ने एक्सप्लेन किया था और फिर जाके डेवर ने एक्सप्लेन किया था। देखो हमारे पास बेंजीन की 5 तकरीबन टोटल स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन उसमें पहले हम डेवर की बात करते हैं। देखो ये हमारे पास हुआ ना, हम कहते हैं कि ये मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ कि यहाँ पर बाण है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है।
और ये बॉन्ड जाके, ये वाला बॉन्ड जाके इधर जाके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर जाके इधर शिफ्ट हो जाता है। इन दो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं किक्योल स्ट्रक्चर। और फिर जाके हमारे पास और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीन और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन करना है। वो स्ट्रक्चर्स क्या है? वो स्ट्रक्चर ये है, देखो, एक मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया, दूसरा ये बनाया, चौथा, पांचवा, सॉरी, ये बनाया। अब देखो मैंने ये बनाया इधर ना, तो ये मैं लूंगा ऐसे, ठीक है, फिर ये मैं लूंगा इधर, तो ये मैं लूंगा ऐसे, और फिर मैं लूंगा इधर, तो ये मैं लूंगा ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेवर्स स्ट्रक्चर। दीवार स्ट्रक्चर भी वैसे मजाक के लिए हम कहते हैं इसको दीवार स्ट्रक्चर। दीवार जानते हैं ना, दीवार स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें इसको डेवर्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं हम क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं बेंजीन को। क्या करते हैं? अब इन तमाम स्ट्रक्चर को आप कहेंगे सर ये क्या होता? ये है ना, एक स्ट्रक्चर की जो, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है, हर एक स्ट्रक्चर ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है। हम कहते हैं ये 40% ये एक्सप्लेन करता है, 40% ये, तो टोटल मिला के ये 80% है। केमिस्ट्री में पॉकेट में हमने ये 80% दिया है, ठीक है, उधर 80% है, तो आपके साथ ब्रैकेट में जाके 40-40 लिख के, यानी 40/40%। ये जो होते हैं ना, ये टोटल जाके 20% है, तो ये तकरीबन 7%, 7% एंड 7%, तो टोटल मिला के ये 20% है। तो डायरेक्ट हमने 20% दिए। ये हमारे पास क्या कितने होते हैं? 80 एंड 20। अब आप कहेंगे सर इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए? मैं कहूंगा नहीं, ये वाला काम ना करो। हम क्या करेंगे? इन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। नाम इनकी क्या है? देखो, ये तमाम स्ट्रक्चर्स नहीं है, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें समान की प्रॉपर्टीज आ जाती है, और वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड जानते हैं ना? इन तमाम स्ट्रक्चर को मिला के एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। और ये डेवर को मैं इधर में लूंगा, ये है भाई डेवर बाबा, डेवार, कोई डेवर कहते हैं, ये दीवार है एक्चुअली। अच्छा, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर ये करेंगे, ये इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, ये असल में होता ऐसे है, हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, लेकिन आसानी के लिए आप ऐसे लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। भाई ये तमाम स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर किक्योल ने, यहाँ पर दीवार ने एक्सप्लेन किया था, और फिर जाके एक बना रेजोनेंस हाइब्रिड। इन जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डबल हेडेड एरो ये लगाते हैं, ठीक है, ये इन सब के बीच में, इनके बीच में भी, अच्छा, ये हो गया। और ये जो है ना, यहां पर हम 3 लाइनें लगाते हैं, 3 लाइनें, यानी ये सारे के सारे इसके बराबर है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें कौन बताता है? रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चलता है कैलकुलेशन से। हम ऐसा करते हैं ना, एक हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू होती है और एक हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। कैलकुलेटेड वैल्यू से हम उसकी स्टेबिलिटी, देखो केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी उसको कहते हैं जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है, इसको कहते हैं ना। उसी बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि भाई हमारे पास स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? जहां पर एनर्जी जितनी कम होती है, तो एनर्जी लेस मीन द स्टेबिलिटी इज मोर, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ओके जनाब, अब हम बात करेंगे अबाउट द स्टेबिलिटी कि रेजोनेंस एनर्जी को हम, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मल्टीपल बॉन्ड जिसमें होता है, उसकी स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं। यहां भी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सहारा ही लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को जाहिर करने के लिए हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं। जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करें तो हम क्या लेंगे? हम रेजोनेंस। हमारे पास क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ना, हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है और उसके अंदर एक एक क्या है? एक डबल बॉन्ड है। इसकी एनर्जी होती है 120, यानी -120 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। तो अगर हम 3 लेंगे, एक
एक की एनर्जी है 120 हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, 2 करेंगे तो डबल हो जाएगी और 3 करेंगे तो फिर ट्रिपल हो जाएगी। ये हो गया। ये होनी चाहिए तकरीबन 160। तो हम लेते हैं एक मिनट, मैं इसको लेता हूँ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए कितनी? पहली बात याद रखना, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है? शॉर्ट होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लंबा होता है। फिर डबल बॉन्ड होता है तो शॉर्ट होता है। फिर सिंगल बॉन्ड होता है तो लंबा होता है। और फिर जाके डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। और फिर जाके ये। अब इसकी हम बात करेंगे ना, इसकी एनर्जी, सॉरी 360, माय मिस्टेक, 360। ये आती है तकरीबन 360 या 358.5 हम लेते हैं। ये हमारे पास होती है 358.5 किलो जूल पर मोल या 360 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, 360 लिखो या ये लिखो। लेकिन बेंजीन जो है ना, बेंजीन 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 का हर एक जो बांड होता है, हर एक बांड, आपको पता है कि वो ये बॉन्ड एंगल ये कितना है? ये 154 होना चाहिए और ये क्या है? 134 है। आपको पता है 134 है ना 154 है, ये है 139.5, सॉरी 0.7। ये मतलब ये है कि ये 134 से ज्यादा है, 154 से कम है। तो आपको नहीं लगता कि जो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है ये कम है और सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा है? ठीक है, यानी हाफ है। ये वैसे भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका वो होता है 1.5, 1.5। ठीक है, होल नहीं है। होल की बात आती है ना, फिर हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती। ये यहाँ पर स्टेबिलिटी फिर वो नहीं होती जो कि फ्रैक्शन में होती है। देखो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बेंजीन की स्टडी को, उस बेंजीन को स्टडी करके जो बेंजीन है उसको देखा गया। अब बेंजीन में ये मैंने लिखा, तो मैं बेंजीन को ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। आपको क्या लगता है ये वाली एनर्जी कितनी होगी? अब भाई काफी काफी डिफरेंस है। अच्छा इधर मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा आपको। अभी ये काफी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी कम थी। जो बेंजीन है ना अपना, बेंजीन, इसकी एनर्जी काफी कम थी, यानी इसकी एनर्जी 208 किलो जूल पर मोल है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, एडिशन की एनर्जी है, तो इसलिए माइनस हम लिखते हैं, ये माइनस 208 किलो जूल पर मोल है। अब इस एनर्जी को मुख्तलिफ बुक्स में थोड़ा सा एक एक डिग्री का फर्क है, एक एक इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखता हूं 360 माइनस 208, ये क्या आएगा? हम ये कहेंगे, अगर ये ऐसा करेंगे ना, ये हमारे पास आएगा 2, यहां जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। ये जो डिफरेंस आता है, तो कुछ किताबों में ये है 150.5 किलो जूल पर मोल, कुछ किताबों में है 152 किलो जूल पर मोल। मतलब ये कि यहां पर जो फर्क है ये तकरीबन 152 किलो जूल पर मोल। इसके लिए हम लिखते हैं तकरीबन यही है, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। 150.5 या 152 से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फेडरल पंजाब देखेंगे तो वहां पर 150 पॉइंट समथिंग देगा, और केपीके बुक देखेंगे तो 152 है ये। तो अगर आप 152 लेते हैं या वो लेते हैं, इससे इतना फर्क खास नहीं पड़ता। लेकिन एनीवेज ये हमारे पास है 208। एक्चुअली ये है ना, ये हमारे पास ऐसा है एक्चुअली 358.5 माइनस 208, ये हमारे पास आती है। अब ये हमारे पास वैल्यू 150 या 152 जो भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये है कि ये जो 152 या 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने ली है, ये इससे इतनी कम है। हमने रेजोनेंस एनर्जी किसको कही थी? ऑब्जर्व में और इसमें। ये हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। इन दोनों में डिफरेंस निकालो कितना है, इतना ही स्टेबल होता है। मतलब ये है कि ये अगर साइक्लोहेक्साट्राइन से कितना स्टेबल है, इतना स्टेबल है। अगर बेंजीन को सिंगल और डबल बॉन्ड अपनी जगह होते ही, यानी जितनी सिंगल बॉन्ड की लिंक होती है कार्बन कार्बन डबल की, तो फिर हमारे पास ये ऐसा होता। लेकिन बेंजीन हमारे पास ऐसा है, क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास प्लेनर एंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लेते हैं, यहां पर ये क्या है? ये हमारे पास ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? यहाँ पर ताल्लुक है स्टेबिलिटी के साथ। तो भाई हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज़्यादा होगी ये, तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, हमारी बुक में एक जगह पर थोड़ा सा मसला आया था, जिनके पास पुरानी एडिशंस है, उन एडिशंस में हमने कहीं पर ये लिखा था गलती से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज होती है, तो वो हमने सही लिखा था। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं ना, वैसे एक जगह पर है गलती, तो आप लोग जाके उसको ठीक करें। वो है 1 ब्यूटीन जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, देन फिर है सिस है, फिर उसके बाद ट्रांस है। ये ऑर्डर था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, ठीक है। और गलती से जो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है वो भी यही है, ये उल्टा है। आप इसको, इस ऑर्डर को ऐसे ही करें, सिर्फ ये है। मैं आपको वैसे पेज नंबर बताता हूँ, ये है अल्कीन्स में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नीचे आप ये देख सकते हैं वो है वही। अगर आप, तो आप इसको प्लीज करेक्ट करें, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर, और ये गलती आप ठीक करें। आई एम श्योर कि आप लोग समझते होंगे। ये है, अगर किसी पास 4th एडिशन है तो ये पेज नंबर 300 है, जहाँ पर ये दोनों ऑर्डर सेम है। इस ऑर्डर को सिर्फ उल्टा करें, बाकी सब ठीक है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इंशाल्लाह आप जितनी भी बुक्स देखेंगे, फिर उसके बाद ये वाली बुक देखेंगे, तो आप डेफिनेटली, आपके दिल से एक दुआ निकलेगी मेरे लिए, क्योंकि हमने इस पर जितनी मेहनत की है, ऐसी इतनी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। तो पाकिस्तान में द फर्स्ट मोस्ट कंप्लीट बुक फॉर योर एबडीकेट प्रिपरेशन इन फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह रिएक्शन का बेंजीन के साथ, सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी। इजाज़त दीजिए, और याद रखना, अगर आपको इनसे फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कम से कम आपने सब्सक्राइबर दें, हर बंदे ने 10 12 20 सब्सक्राइबर्स देने हैं। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर में जितने लोग हैं उन सब से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, कि बहुत सारे, यानी मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Ali Series Books by A.C.A.